नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। महंगाई का मुद्दा ऐसा है जो सीधे सीधे आम आदमी से जुड़ा है और यह बात सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को ही पता है। हाल ही में कई जरूरी सामानों पर जीएसटी बढ़ाए जाने का मुद्दा कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दल उठा रहे हैं। कांग्रेस जो इस मुद्दे पर विपक्षी दलों की अगुवाई कर रही थी, वो वित्त मंत्री का जवाब सुने बिना ही सदन के बाहर चली गई। इन सबके बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को महंगाई पर संसद में बयान दिया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है। कोरोना संकट के बावजूद हालांकि देश की अच्छी स्थिति है। महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने समय समय पर कदम उठाए हैं। अमेरिका का जिक्र करते हुए सीतारमण ने साफ किया कि भारत में मंदी का सवाल ही नहीं है। सीतारमण ने पाकिस्तान और बांग्लादेश की बजाय भारत की अमेरिका से तुलना करने की बात कही। उन्होंने ग्रोथ, महंगाई और दुनिया की चुनौतियों का जिक्र किया। सीतारमण ने कहा कि हमें देखना होगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, भारत दुनिया में क्या स्थान रखता है। विश्व ने ऐसी महामारी का सामना पहले कभी नहीं किया। महामारी से बाहर आने के लिए हर कोई अपने स्तर पर काम कर रहा है, इसलिए वह भारत के लोगों को इसका श्रेय देती हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि अमेरिका की जीडीपी में दूसरी तिमाही में 0.9% की गिरावट दर्ज की गई। पहली तिमाही में 1.6% की गिरावट आई। इसे उन्होंने अनौपचारिक मंदी का नाम दिया। भारत में मंदी या स्टैगफ्लेशन का सवाल ही नहीं उठता। ब्लूमबर्ग की सर्वे में भी बताया गया है कि भारत में मंदी की संभावना 0 है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का वॉकआउट करना कांग्रेस पर ही सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस जिस महंगाई को मुद्दा बनाकर सरकार पर प्रहार कर रही थी, उसके बाहर जाने से उसका पक्ष कमजोर नहीं होगा। अब तक उसकी ओर से महंगाई पर चर्चा न कराए जाने को लेकर सरकार से सवाल पूछा जा रहा था, लेकिन क्या अब सत्ता पक्ष की ओर से सवाल नहीं उठाए जाएंगे? There were some members who were saying, even Adirji mentioned, are we going into a stagflation? And will the finance minister please reply? I will first of all start with the last speaker, but the leader of the opposition here. There is no question of India getting into recession or stagflation. Adirji, you please be assured there is no question of us getting into either a stagflation or, like the US, they may say technical recession, whatever. Please, Mani Suresh, please, no. Sir, it is not just me, sir. No. A Bloomberg survey, which was done by economists, sir, has said that 0 probability of India slipping into recession. So it's not just me saying, there is 0 probability of India slipping into recession. बिल्कुल सही बोला है उन्होंने। और आप देख रहे होंगे कि चूंकि हमारे देश में अभी 80 करोड़ जनता को हमारी सरकार मुफ्त में राशन देने का काम कर रही है, और इसलिए जो विपक्ष बार बार बात कह रहा है उसको जनता उस पर ध्यान देने का काम भी नहीं कर रही, ना उनकी बात जनता के समझ में भी आ रही। विपक्ष की जो हमारे देश में है वो महंगाई इतनी बढ़ने वाली नहीं है और ना कोई मंदी आने वाली हमारे देश में, क्योंकि अमेरिका जैसे देश हैं उनकी आर्थिक नीतियों में और हिंदुस्तान की आर्थिक नीतियों में बड़ा फ़र्क है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आर्थिक नीतियां बनाई गई हैं वो देश को आगे बढ़ाने के लिए हैं, लोगों को सुविधाएं देने के लिए हैं। आर्थिक मंदी उससे आने वाली नहीं है। देखिए, इस तरह की वेग बात बोलना की कोई सच्चाई नहीं है। ये जो आंकड़े दिए गए हैं वो तो पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी कई बार उन आंकड़ों को रखा गया है कि डेट जीएसडीपी रेशियो क्या है, तो उन्होंने छिपाया नहीं कि जो केंद्र राज्य दोनों का मिलाकर 90% से ऊपर जीडीपी रेशियो। लेकिन ये भी बताया कि जापान और बाकी देशों का डेट काफ़ी ज़्यादा है। और देखिए, महंगाई ये इम्पोर्टेड महंगाई है, जो कल उन्होंने कहा, ये आयातित महंगाई है। क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, हम एडिबल ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, हम फर्टिलाइज़र इंपोर्ट करते हैं। और आप देखेंगे तो जो भी महंगाई है वो इन्हीं कारणों से महंगाई है। या तो फ्यूल की महंगाई है, या फूड की महंगाई है, या फर्टिलाइज़र की महंगाई है। ये 3F जो है, फूड, फ्यूल, फर्टिलाइज़र, उसी का उन्होंने विस्तार से बताया। तो कोई इसको बता दे
कि क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और खाद की कीमतों में 2-2.5 गुना उछाल हुआ कि नहीं हुआ है? क्या हम एडिबल ऑयल 60% इंडोनेशिया, मलेशिया और बाकी राज्य देशों से मंगाते हैं कि नहीं मंगाते हैं? तो उन्हीं बातों को उन्होंने विस्तार से बताया, लेकिन इनके पास तो देखिए कोई मुद्दा नहीं है। ये तो भाग रहे थे, चूँकि महंगाई पर जितना काम केंद्र की सरकार ने किया है, आज उसी का परिणाम है कि भारत की महंगाई नियंत्रित है। देखिए, वो लोकसभा में जो होता है राज्यसभा मेंबर नहीं बोल सकते। वहाँ का रिएक्शन लोकसभा के लोगों को ही आप पूछ सकते हैं। सर, वो कह रहे हैं कि मंदी का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, अब उनको महसूस नहीं होता है और सारे भारत के लोगों को जब महसूस हो रहा है, उनको महसूस नहीं होता है। वो थिक स्किन्ड है वो लोग बीजेपी के, यही कहूँगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में बयान दिया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष को भी जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है। कोरोना संकट के बावजूद देश की अच्छी स्थिति है। महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने समय समय पर कदम उठाए हैं। अमेरिका का जिक्र करते हुए सीतारमण ने साफ किया कि भारत में मंदी का सवाल ही नहीं है। सीतारमण ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के बजाय भारत की अमेरिका से तुलना करने की बात कही। उन्होंने ग्रोथ, महंगाई और दुनिया की चुनौतियों का जिक्र किया। सीतारमण ने कहा कि हमें देखना होगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, भारत दुनिया में क्या स्थान रखता है। विश्व ने ऐसी महामारी का सामना पहले कभी नहीं किया। महामारी से बाहर आने के लिए हर कोई अपने स्तर पर काम कर रहा है, इसलिए वह भारत के लोगों को इसका श्रेय देती हैं। वित्त मंत्री बोले कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद पिछले 2 सालों में भारत को विश्व बैंक, IMF और दूसरी वैश्विक संस्थाओं की ओर से मजबूत रैंकिंग दी गई है। हर बार जब उन्होंने आकलन किया है, विश्व की विकास दर उस अवधि में अनुमान से कम रही। भारत की भी विकास दर अनुमान से कम रही है, लेकिन हर बार भारत की विकास दर सर्वाधिक थी। वित्त मंत्री ने कहा कि अमेरिका की GDP में दूसरी तिमाही में 0.9% की गिरावट दर्ज की गई। पहले तिमाही में 1.6% की गिरावट आई। इसे उन्होंने अनौपचारिक मंदी का नाम दिया। ऐसे में भारत में मंदी या स्टैगफ्लेशन का सवाल ही नहीं उठता। इसके अलावा ब्लूमबर्ग की सर्वे में भी बताया गया है कि भारत में मंदी की संभावना 0 है। साथ ही उन्होंने ये जानकारी दी है कि भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के सकल NPA 2022 में 6 साल में सबसे निचले स्तर पर है। चीन के 4000 बैंक दिवालिया होने की कगार पर हैं, लेकिन भारत में NPA कम हो रहे हैं। सीतारमण ने यह भी जानकारी दी है कि IMF के डेटा के अनुसार भारत दूसरे देशों की तुलना में काफ़ी अच्छी स्थिति में इस समय बना हुआ है। वहीं आपको जानकारी दे दें कि ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक देश का मैन्युफैक्चरिंग पिछले 8 माह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। और चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से पहले आपका परिचय करवा देते हैं। आलोक वत्स जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। सौरभ शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं इस मसले पर चर्चा करने के लिए। और राजेश्वर पैनुअली जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं अर्थशास्त्री के तौर पर। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। आलोक जी, शुरुआत आप ही के साथ करना चाहेंगे। महंगाई के मसले पर लगातार विपक्ष हल्ला मचा रहा था और आखिरकार सोमवार को आप लोगों के द्वारा चर्चा कराई गई है इस मसले पर। दुखद ये रहा कि जब निर्मला सीतारमण जवाब दे रही थी तो कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं वो वॉकआउट करके चले गए। अब आप बताइए, एक तरफ ये कहते थे कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिस्कशन हो जी, और जब डिस्कशन हुआ, आपको मालूम है वो कोरोना से जूझ रही थी, फिर भी उन्होंने आके वहां पर फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिबेट में पार्टिसिपेट किया, उसमें ये लोग भाग गए, वॉकआउट कर गए। तो ये क्या मतलब है? ये दोहरी चाल नहीं चलेगी। आज आपको यहाँ की महंगाई को वैश्विक स्तर पर देखना होगा। पूरे विश्व में मंदी आई हुई है। क्या हाल है बांग्लादेश का, क्या हाल है आपके नेबरिंग कंट्रीज पाकिस्तान का, क्या हाल है श्रीलंका का। सब IMF के दरवाजे पे गुहार लगा रहे हैं। $350 बिलियन, $450 बिलियन, $250 बिलियन की गुहार लगा रहे हैं कि हमें आप लोन दीजिए। चाइना का अभी आपने खुद ही बताया क्या हाल है। अमेरिका किस तरीके से वैश्विक
मंदी से जूझ रहा है, यूरोप किस तरीके से वैश्विक मंदी, उस सब के बावजूद IMF ने कहा है कि इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। 7% पर हम आगे 7% GDP पर हम आगे चल रहे हैं। लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि डिस्कशन कीजिए, रूलिंग पक्ष डिस्कशन नहीं चाहता है, वो हमारी आवाज को दबा रहा है। और जब हम डिस्कशन के लिए आते हैं तो आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, आप भाग लेते हैं वहां से। तो ये क्या नीति है? ये देख नहीं रही है देश की जनता। हमने आर्थिक संकट, कोरोना संकट से जूझ के हमने इकोनॉमी को बाहर निकाला। लोगों 135 करोड़ लोगों को टीकाकरण किया, सब में भी पैसे लगे हैं। उसके बाद 80 करोड़ जनता को लगातार मुफ्त अनाज देने का काम किया, जो अभी तक चालू है। इन सब चीजों में भी पैसे खर्च हुए हैं, ये आप कैसे नजरअंदाज कर सकती हैं? चलिए सौरभ जी, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ठीक है, हिंदुस्तान एक मजबूत आर्थिक आधार पर है। और हमारी जो महंगाई का कारण है, जैसे अभी सुशील मोदी ने कहा जी कि बहुत सी चीजें पर हम इंपोर्ट करते हैं। क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं, फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं, ब्यूटेन प्रोपेन जो गैस में इस्तेमाल होता है, ईंधन में, वो इंपोर्ट होता है। इनके प्राइसेस कहाँ चले गए हैं? फिर भी ये खरीदना हमारी मजबूरी है। इस सब का असर जो महंगाई है उस पर हो रहा है। फिर भी उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार लगातार उपाय कर रही है। 4 महीने से अभी आपने पेट्रोल और डीजल के दाम देखे कि स्थिर रखे हुए हैं। तो इन सब परेशानियों से जो कंट्री जूझ रहा है, उसमें बजाय शाबाशी देने के आप उल्टी सीधी बात करते हैं, और जब डिस्कशन होता है तो आप भाग लेते हैं डिस्कशन से। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। ठीक है सौरभ जी, ये बात कही जा रही है कांग्रेस सांसदों के द्वारा कि हम संतुष्ट नहीं थे निर्मला सीतारमण के जवाब से, इसलिए हमने वॉकआउट कर दिया। जवाब पूरा सुनना तो था ना सर, बीच में ही आप वॉकआउट कर रहे हैं। और दुखद बात यह है कि आप खुद जानते हैं कि सदन कितने भारी खर्चे के साथ चलाया जाता है। इस बीच में कांग्रेस पार्टी यानी विपक्षी नेताओं के, विपक्षी पार्टियों के सांसद अगर इस तरीके से वॉकआउट करेंगे तो ये खर्च क्यों किया जा रहा है? फिर रहने देते हैं। उसके बाद फिर ये बात आ जाती है कि सरकार तो तानाशाह हो रही है, अपने हिसाब से सब कुछ चला रही है, विपक्षी सांसद बैठना चाहते नहीं है सदन में। जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि विपक्ष के लोग जो हैं सदन में नहीं बैठना चाहते हैं। विपक्ष के लोगों ने पहले भी, जब ये सत्र शुरू नहीं हुआ था उससे पहले ही प्रस्ताव दिया था कि हमें महंगाई के मुद्दे पे चर्चा करनी है, हमें बेरोजगारी के मुद्दे पे चर्चा करनी है। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से उस पर कोई भी एक दिनांक नहीं दी गई थी, और कि हम इस दिन सदन में चर्चा करेंगे। उसको गोलमोल तरीके से घुमाते रहे। उसके बाद कुछ प्रदर्शन हुए। आगामी दिनों में भी 5 तारीख को देशव्यापी आंदोलन कांग्रेस करने जा रही है महंगाई के विरुद्ध। साथी ने कहा कि महंगाई है ही नहीं, और जैसा कि निर्मला सीतारमण जी ने भी कहा, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आज के टाइम में जो खाद्य वस्तुएं उनकी कीमत क्या है? अगर बाजार में गए हैं कुछ चीज लेने, तो इनको खाद्य वस्तुओं की कीमत का पता होगा कि जो दाल 50 रुपए किलो थी जी, वो दाल आज 140 रुपए किलो है। जो गैस की टंकी 400 रुपए में आ जाती थी, वो आज 1000 रुपए की आ रही है। जो पेट्रोल 68 रुपए का था, वो पेट्रोल आज 100 रुपए से ऊपर निकल चुका है। तो हर स्तर में आप देखेंगे, भूखमरी के सूचकांक में भारत की पोजीशन क्या है वो सब जने जानते हैं, वो भी रिपोर्ट आई है। प्रेस का सूचकांक हो, चाहे हेल्थ का सूचकांक हो, उनमें आप देखिए ना। और जिस महामारी के समय की बात कर रहे हैं, तो आज दिन तक पीएम केयर फंड का हिसाब नहीं लिया गया। और वो टीकाकरण जो करा, वो भी ऐसा है कि जब लोगों ने मांगा और सारे स्टेट्स ने कहा कि भाई हमें दीजिए, तब जाके दिया। शुरू में तो टीका भी सबके लिए नहीं था। तो और आप देखेंगे इसमें कि जो आम आदमी होता है, महंगाई का सीधा असर उस पर पड़ता है। जो हमारी माताएं बहनें, जो गृहिणी, जो रसोई
चलाती है, सीधे सीधे जो महंगाई आप देखेंगे यूपीए सरकार के समय से लेके अभी वर्तमान 2022 के अंदर महंगाई के अंदर 80% इजाफा हुआ है। और ये सब आपका ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट बढ़ने से, पेट्रोल से, अभी ये कह रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर होती है। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। तो पहले क्या वैश्विक स्तर पर नहीं होती थी क्या? पहले क्या पेट्रोल डीजल हैंडपंप चला के निकाला जाता था क्या? पहले भी वहीं से चलता था। जब क्रूड ऑयल के पैसे इतने ज्यादा थे, $118 प्रति बैरल थे, तब भी सरकार ने 60 रुपए में पेट्रोल दिया। नहीं, सरकार तर्क ये दे रही है ना सौरभ जी कि क्या इससे पहले कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से हम जूझे हैं क्या? नहीं, इस बार ऐसा हुआ, उसके बाद से पूरा विश्व ही एक तरीके से आर्थिक रूप से चरमरा गया था। ऐसे में हमारी अर्थव्यवस्था फिर भी खड़ी रही। ये बात कही है निर्मला सीतारमण ने, और उन्होंने IMF और ना जाने कौन कौन सी कंपनियों के, कौन सी संस्थाओं के एक रिपोर्ट भी साझा की है, डेटा भी उन्होंने दिया। जी, अर्थव्यवस्था के लिए तो कोई पैकेज ही नहीं दिया गया, कैसे चला गया? निर्मला सीतारमण जी कैसे अर्थव्यवस्था का 20,000 करोड़ का पैकेज तो दिया गया था ना सर बीच में? क्यों नहीं मिला? आप देखिए वो पैकेज, और जो लोन बात करी गई थी, जो किस्तें माफ होगी, एक भी आदमी मुझे बता दीजिए जिसको 6 महीने की लॉकडाउन के दौरान किस्त नहीं देनी पड़ी और जिसपे बैंक ने ब्याज नहीं लिया हो। कोई भी किस्त माफ नहीं हुई है। उस पैकेज का लाभ किसी भी आम आदमी को नहीं मिला है। इकोनॉमी के अंदर हर देश ने पैकेज दिए थे, हर देश के नागरिकों को एक भत्ता मिला था जिससे वो लॉकडाउन के अंदर खपत और मांग को बढ़ा सके, दोनों चीजों के लिए। भारत में ऐसा कुछ नहीं दिया गया। पूरी तरह से सरकार विफल रही, लाखों लोग बेरोजगार हुए, तो कहां से अर्थव्यवस्था बढ़ी है? अर्थव्यवस्था तो माइनस में गई है। अब ये खुद से कंपैरिजन करके और गांधारी की तरह आंख पे पट्टी बांध के अगर कहेंगे कि नहीं सब कुछ बढ़िया है, सब हरा ही हरा है, तो उसका कोई क्या कहे। लेकिन आंकड़े सबके सामने है, तथ्य सबके सामने है कि देश का स्तर है। जो देश डबल डिजिट इकोनॉमी में था, उनको ये माइनस में लेके जा गए। राजेश्वर जी का रुख कर लेते हैं सर। अब वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि इन दिनों देश की अर्थव्यवस्था क्या रही और क्या नहीं। राजेश्वर जी, सवाल सीधा सा है सर, महंगाई के बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि आप खुद एक अर्थशास्त्री हैं, तो आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि देश की अर्थव्यवस्था इस समय विश्व में कहाँ स्टैंड कर रही है। पहले तो आप सारे पैनलिस्टों को नमस्कार। सबकी बात सुन रहा था और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। टीवी का भी धन्यवाद। और जहाँ तक महंगाई की बात है, देखिए अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी बोल रहे थे, बात सही है कि महंगाई है, लेकिन महंगाई और ये सब चीजें जो होता है ना सापेक्षिक रूप से देखी जाती है। आप इंडिविजुअल एक देश के रूप से नहीं देख सकते। ये कहें कि हाँ किसी देश में महंगाई है, तो इनफैक्ट भारत में महंगाई है इस टाइम। ये बात भी सही है कि पहले के मुकाबले सब कुछ चीज़ों के दाम बढ़े हैं, और ये बात भी सही है कि पेट्रोल और डीजल का इम्पैक्ट जो है नॉर्मल आदमी के ऊपर पड़ता है। वो किसी भी ढंग से बढ़े, कि उसके रेट बढ़े उनके कारण से पड़ता है, और लगातार जिस ढंग से गैस के दाम और दूसरे दाम बढ़ रहे हैं उनके दामों का भी इम्पैक्ट कॉमन आदमी पर पड़ता है। एक जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी बोल रहे थे, जो पैकेज, इकोनॉमिक पैकेज कोई नहीं दिएगा, उसका इम्पैक्ट वो हो सकता है कि शायद विपक्षी पार्टी के रूप में बोलते जा रहे हो। उस पैकेज का फायदा भी हुआ है और बहुत से लोगों को फायदा हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप कहें कि एकदम ही से सारी की सारी इकोनॉमिक्स आपके हिसाब से चलने लग जाए, या कोई जादू की छड़ी किसी के पास हो, तो मुझे लगता है शायद बहुत पहले मनमोहन सिंह जी ने भी कहा था कि जादू की छड़ी नहीं होती। आप चलेंगे उन इकोनॉमिक। अब देखिए, अब GST का आपका कलेक्शन बढ़ती जा रही लगातार, आपका प्रोडक्शन, जैसे निर्मला सीतारमण जी ने बोला, प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा। इन्फ्लेशन अभी जो है माना जाता है स्टैंडर्ड इन्फ्लेशन जो है 2 से 6% के बीच में रहना चाहिए, वो स्लाइटली ऊपर चल रहा है, तो अपने आप इंडिकेट करता है। ऐसा नहीं कि निर्मला सीतारमण जी ने बोला नहीं, माननीय वित्त मंत्री जी ने बोला नहीं है कि हाँ इन्फ्लेशन ऊपर चल रहा है, इसका मतलब रेट ऊपर चल रहे हैं। और जैसा कि आप लगातार सुन रहे हैं कि पार्टिसिपेट नहीं करना, ठीक है, पार्लियामेंट एक फोरम है, आप किसी मंत्री या सत्ता पक्ष से सहमत हो या असहमत हो, आप जब तक वहां अपनी बात नहीं रखेंगे तो आम आदमी को आप इंडिविजुअली जाकर के बताएंगे तो उसका आम आदमी के ऊपर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता और आम आदमी समझ भी नहीं पाता जी। आम आदमी को तो ये पता है कि महंगाई है, आम आदमी को ये पता है कि आज से 2 महीने पहले जो महंगाई थी उसके मुकाबले कुछ चीजों के दाम अब लगातार गिर भी गए हैं। ऐसा नहीं कि सब्जियों के दाम, कुछ कई ऐसे आइटम्स हैं जिनके दाम गिरे, क्योंकि कुछ चीजें तो आप वेदर रिलेटेड होती है, मौसम रिलेटेड होती है। अब
मान लीजिए गेहूं के दाम बढ़ रहे हो, उसका दूसरे रीजन होते हैं, या कुछ चीजों के दाम बढ़ रहे हो उनके दूसरे रीजन। आप लगातार जैसे जो यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर, उसका इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा ना इंडिया पे। क्रूड ऑयल का इम्पोर्ट आपका आएगा। जैसे अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी बोल रहे थे, जब हमारा $110 पर बैरल आता था जब क्रूड, तब भी हमने 60-70 रुपए के आसपास पेट्रोल और डीजल लगभग दिया था जी। आप उस इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं जिस टाइम उस इकोनॉमिक्स में आपका दूसरे रिसोर्सेज थे, नॉर्मल इकोनॉमिक चल रही थी, तब आपने उस इकोनॉमी को कहीं से जाके सस्टेन किया था। वर्तमान गवर्नमेंट के पास एवेन्यूज बहुत कम है जहां जाके वो सस्टेन करे। तो सस्टेन करने का एक तरीका ये भी था कि आपको उसमें से जो क्रूड ऑयल में और दूसरी चीजों में से जो आपका गैस, पेट्रोल या डीजल है, इनके प्राइस में से अगर आपने अपना प्रॉफिट निकाल देंगे बाहर, तो आपके पास दूसरे एवेन्यूज नहीं है। तो जो इकोनॉमिक्स कहती है कि आपको उसको बहुत ज्यादा चीजें कम नहीं, कुछ सरकार ने लगातार प्रेशर में उसको भी कम किया, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि उसमें कम नहीं किया। अपने डीजल में भी कम किया, सब्सिडी में एक्साइज ड्यूटी का जो ये बयान दिया है निर्मला सीतारमण ने कि हमारे देश में मंदी का कोई सवाल ही नहीं उठता, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अमेरिका से हमारे देश का कंपैरिजन करना पूरी तरीके से गलत है। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने जी। श्रीलंका से हम कंपैरिजन करें, जहां एस्टेब्लिशमेंट, एक तो बहुत छोटे छोटे देश है और वन मैन शो देश है। हमारा देश वन मैन शो नहीं है, हमारे पूरा स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर के लिए आप कुछ भी बोलिए, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल से स्ट्रक्चर चलता है जी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के जैसे नहीं है कि आदमी जो कहे आज सुबह से इसका दाम ये होगा तो वो हो जाए। हमारे यहाँ वन मैन शो नहीं। और दूसरी बात है, एक हम पर्टिकुलर ढांचे के अंतर्गत काम करते हैं और हमारे अपने प्रोडक्शन भी बहुत है। श्रीलंका की बात करें, पेट्रोलियम प्रोडक्शन नहीं, हमारे पास अपने प्रोडक्शन हैं। तो हम ये कहें कि हम मंदी की तरफ से जाएंगे, जिसके चांसेस, तो मैं निर्मला सीतारमण की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि हमारे यहाँ भी ऐसे कोई चांसेस नहीं है कि हम मंदी की तरफ जा रहे हो या हमारी हालत श्रीलंका या पाकिस्तान के साथ कंपेयर की किसी भी हालत में कंपेयर की जा सके। ठीक है। आलोक वत्स जी, अभी एक बड़ी बात कह गए सौरभ जी, उन्होंने कहा कि आप क्या वैक्सीनेशन के मसले पर अपना बयान जारी करते हैं, वैक्सीनेशन तो आपको देना पड़ा। ये बात उन्होंने कही कि शुरुआत के दौर में तो लोगों को वैक्सीन मिल ही नहीं रही थी, वो तो लोगों ने जब वैक्सीन मांगी तो आपने दी, तो अब वैक्सीनेशन का खर्चा गिनाने की कहाँ जरूरत है। आलोक जी, वो एक ऐसी बीमारी थी और इस अप्रत्याशित रूप से आया, इसका किसी को अनुमान नहीं था। अमेरिका जैसे विकसित देश, इटली जैसे विकसित देश, इंग्लैंड जैसे विकसित देश, फ्रांस जैसे विकसित देश, यहाँ पर मरने वालों का आंकड़ा आप उठा के देखिए, उसके मुकाबले हम कहीं नहीं थे। हमने बहुत बहादुरी से इसको कंट्रोल किया और देश की जनता को मुफ्त वैक्सीन लगाने का काम किया। तो क्या इसमें पैसे नहीं खर्च हुए हैं? ये मुफ्त में आ रहा था दवाई। पर आप ये तो मान रहे हैं ना सर कि अभी भी स्थितियां ऐसा नहीं है कि महंगाई नहीं है देश में, महंगाई है। आम जनता के लिए कई चीजें खरीदना अभी भी मुश्किल है, कम से कम ये माने तो सही। मैं जब कोरोना आ गया तो लोगों को घर में बंद करके रहना पड़ा कि नहीं? आज अगर महंगाई है तो वैश्विक स्थिति को देखते हुए लोगों को इसको झेलना पड़ेगा। सरकार लगातार उपाय कर रही है इसको कम करने का। आप यूपीए सरकार से कंपैरिजन करें, यूपीए सरकार में 9 महीने दहाई के अंत में महंगाई थी और 22 महीने 9% थी। उस मुकाबले तो हमारा 60% है। आप क्या बात कर रहे हैं? और जैसे जैसे फिर हमें कमाई भी तो देखनी पड़ेगी ना सर, प्रति व्यक्ति आय भी आप फिर उसी हिसाब से कंपेयर करें, बेरोजगारी भी उसी हिसाब से कंपेयर करें, अगर यूपीए से ही सब कुछ कंपेयर करना है तो। एक मैंने उदाहरण दिया जी, और अभी की जो वैश्विक, आप देखिए, हमें वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में हमारी गिनती हो रही है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा। यूएनडीपी ने कहा कि यहाँ जो वैश्विक संकट से उभरने के बाद जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है वो अपने आप में अद्भुत है। आप अगल बगल के देशों का हाल देख लें, क्या हाल है वहां।
और जो बड़े बड़े लोग हैं, अमेरिका में तो नेगेटिव ग्रोथ हो रही है। तो इन सब चीजों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीजें नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं आलोक जी, लेकिन एक सवाल जो सीधे सीधे उठ रहा है, क्या आप ये मानते हैं कि कुछ चीजें अभी भी आम जनता की पहुंच से दूर होती जा रही हैं, या उन्हें लेने के लिए, उन पर खर्च करने के लिए बड़ा मुश्किल से आम आदमी अब तैयार हो पा रहा है? क्या आप ये मान रहे हैं कि गैस सिलेंडर के दाम वाकई में कम होने चाहिए, इतने नहीं होने चाहिए, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो इसे अफोर्ड नहीं कर पाते? क्या आप ये मान रहे हैं कि दालों के दाम कम होने चाहिए? ये कुछ चीजें तो आज सरकार को माननी पड़ेंगी ना सर, बाकी चीजें हम नजरअंदाज नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप जाएंगे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के पास, तो उनको थोड़ी ना पता चलेगा कि IMF की रिपोर्ट क्या है, या उसके अलावा हमारी कौन सी ग्रोथ रेट है। उनको तो ये बातें नहीं समझ में आएंगी। पल्लवी जी, आपकी बात से सहमत हूँ। कुछ ऐसी खाद्य पदार्थ हैं जिन पर अंकुश लगाने की जरूरत है, और सरकार उस पर अति शीघ्र कार्रवाई करेगी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन बहुत सी चीजों पर जो ये हो हल्ला करते हैं, आटा, दही, पनीर, इस सब पर जब अभी वैट लगा तो ये हंगामा मचाने लग गए, जबकि पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र और तेलंगाना में 5% वैट बहुत पहले से लग रहा था। और जितनी भी चीजें हमने लागू किया है, उस सब में विपक्ष के लोग भी उस GST काउंसिल की मीटिंग में थे। सबकी सहमति से ये सब चीजें लागू की गई हैं, और फिर उंगली दोषारोपण सिर्फ हम पर हो जाता है। तो ये सब गलत बातें हैं। उसके बाद आप अडानी और अंबानी समूह को कहते हैं कि हमने इनको बढ़ावा दे दिया। हाँ। अरे भाई, तो तमिलनाडु ने भी तो अडानी समूह से करार किया है डाटा सेंटर की स्थापना के लिए। राजस्थान ने सौर ऊर्जा के लिए अडानी समूह से करार किया है। आप लोग क्यों कर रहे हो? अगर 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 ये इतने बुरे लोग हैं, ये सब बेतुकी बातें हैं, कहने को कुछ। आपने कहा कि डिस्कशन होनी चाहिए, जब डिस्कशन हुआ तो भाग गए। क्या एक तरफा डिस्कशन होगा? हम जो बोलेंगे वही सच है। आप तो हमारा डिबेट पर काउंटर कीजिएगा नहीं। तो इन सब चीजों को दोषारोपण करना छोड़ दें। वस्तु स्थिति से सारे लोग अवगत हैं, देश की जनता प्रबुद्ध है। इन सब के बावजूद जहां कहीं भी चुनाव हो रहे हैं, हम दोबारा तिबारा रिपीट किए जा रहे हैं। क्या जनता के समझ में नहीं आ रही है? वो जानती है कि अगर इस देश को आगे बढ़ना है और इस देश को मजबूती से बढ़ना है, ईमानदारी से बढ़ना है, तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही ये कार्य हो सकता है। दूसरे किसी के नेतृत्व में यह संभव नहीं है आज की स्थिति में। सौरभ जी ने कहा कि देश को अगर आगे बढ़ना है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही नहीं बढ़ सकता है, बाकी किसी के नेतृत्व में नहीं बढ़ सकता है। तो मुझे इनका जो पिछला जीवन है उस पे प्रश्न चिन्ह उठता है कि क्या उस समय इन्होंने देश को आजादी के बाद विकास करते हुए नहीं देखा था? क्या जिन चीजों का, संसाधनों का, जिन यंत्रों का उपयोग इन्होंने किया वो मोदी जी के आने के बाद बने? ये अपने पूर्वजों पे सवाल उठा रहे हैं, ये अटल बिहारी जी पे सवाल उठा रहे हैं, नेहरू जी पे सवाल उठा रहे हैं। इस तरीके से लुटते हुए भी नहीं देखा था। और जब आप बात करेंगे, नहीं अभी आइए आप, मैं उस मुद्दे पे आपको लेके आता हूँ कि आप कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का घाटा पता है आपको? 482 अरब डॉलर कांग्रेस ने लूटा है समय समय पर। वो लूटा किसने है और किसने दिया है देश को, वो सब जान रहे हैं। बेबुनियाद आरोप लगा देने से कुछ नहीं होता। 500 करोड़ का विमान 1600 करोड़ का कैसा हो गया? 126 विमान की जगह 36 विमान कैसे हुए? वो सब जान रहे हैं कि देश कितना हो रहा है। वहाँ पे लेह लद्दाख में जगह ले रहा है, अरुणाचल के अंदर ले रहा है, डोकलाम के अंदर जगह ले रहा है। आप कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि वैश्विक बीमारी थी तो लोगों को घरों में बंद रहने लगा। तो अब आप कहना चाहते हैं कि अगर महंगाई है तो लोगों को एक टाइम खाना खाना पड़ेगा। मोदी जी की तरफ से मास्क आएगा जो मुंह पे लगा दिया जाएगा कि 2 वक्त की रोटी नहीं खानी है, आपको 1 वक्त की रोटी खानी। 2 वक्त की रोटी खाने का हक सिर्फ नेताओं को है, मोदी जी को है या उनके 2 साथियों को है, दूसरे लोग नहीं करेंगे।
और आप क्या बातें करते हैं कि पाकिस्तान में ये हो गया, बांग्लादेश में हो गया, श्रीलंका से। अरे जब यूपी की सरकार थी तो कंपैरिजन होता था अमेरिका से, रशिया से, सिंगापुर से, ब्रिटेन से, कि देश वो है और भारत उनके बराबर जा रहा है, सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति, श्रम शक्ति बनता था। अब आप कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, नेपाल से। अरे बांग्लादेश का तो रुपया भी आपसे बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। कहाँ गया? जब रुपए के गिरने पर मोदी जी सवाल उठाते थे, अब वो रुपया कहाँ गया? पहले कौन गिरा रहा था? कोई हाथ से पकड़ के खींच रहा था उस रुपए को नीचे के लिए। जब आप लोगों को कुछ अता पता होता नहीं है कि कोई चीज किस पे चलती है, तब तो आप आरोप लगा देते हैं। और जब आप खुद उस पाले में होते हैं तब आप कहते हैं कि हम जो कहेंगे वही सच है। तो ऐसे तो दोहरापन कुछ चलेगा एक नहीं चीजें ना। तो माननी पड़ेंगी ना सौरभ जी। अब जुलाई महीने में अगर जीएसटी कलेक्शन की हम बात करें तो वो 28% बढ़ा है। इसके अलावा वाहनों की बिक्री लगातार बढ़ रही है, 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी, ये तमाम चीजें भी तो हमें देखनी पड़ेंगी ना। ऐसा तो नहीं है कि देश में सब कुछ सिर्फ खराब ही चल रहा है, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। तो ऐसा है ना कि विपक्ष की इमेज भी कुछ ऐसी बनती जा रही है कि आप सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करते हैं। जो चीजें अच्छी हो रही हैं उन पर आप लोगों की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता है, या फिर उसके लिए आप सरकार की पीठ नहीं थपथपाते। पल्लवी जी, जीएसटी कलेक्शन बढ़ने के पीछे साफ रीजन है कि ये पूरा आयकर रिटर्न जो इस साल का भरा गया वो अभी तक भरा गया था 31 जुलाई तक, इस वजह से कलेक्शन बढ़ा है। अगर आप देखेंगे जो आयकर दाता है हमारे देश के अंदर 10% लोग टैक्स देते थे, वो घटकर 6% आ गए हैं। 6% आ गए का मतलब कि 4% लोग जो थे जो आयकर देने में सक्षम थे वो लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए। तो आप देखेंगे कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ जो जीएसटी कलेक्शन वो साल भर के रिटर्न बढ़ने की वजह से बढ़ा है, बाकी पूरा लॉस है। जीएसटी में अभी तक इतनी त्रुटियां हैं कि 1686 बार उसमें करेक्शन हो चुके हैं, लेकिन व्यापारियों को अभी तक उसमें एक भी बार सुधार का मौका नहीं मिला है। अगर एक बार गलत भर दिया, अगर व्यापारी आज के समय में सामान खरीदता है और किसी ग्राहक को बेच देता है, ग्राहक कुछ उधार करके जाता है और इधर जीएसटी की स्लैब चेंज हो जाती है। अब व्यापारी सोच में है कि मैं ग्राहक से क्या जीएसटी लूं और मैंने क्या जीएसटी अदा किया। आज दिन तक सरकार जीएसटी को क्लियर नहीं कर पाई है 5 सालों के अंदर। ये खुद ही उलझ गए हैं अपने अंदर, तो ये देश को कैसे संभालेंगे? फाइनेंस मिनिस्टर को जीएसटी पता ही नहीं चल पा रहा है कि रोज स्लैब चेंज हो रहे हैं। अभी दही पे टैक्स लगा दिया है। अब एक आम आदमी है जो उसके लिए उन्होंने आपको काउंटर में जवाब दे दिया, 5 राज्यों के नाम गिना दिए जहां पर पहले से ही 5% वेट लगा हुआ था। बस ये है कि वो जनता की नजरों में नहीं था शायद। जी, खुले चीजों पे, खुली सामग्री पे कभी वेट दही पे और इन पे तो आपने भी नहीं देखा होगा। आपने भी कभी कुछ छुटकर सामग्री ली होगी, आटा भी लिया होगा। एक गरीब जो दिहाड़ी मजदूर होता है, जो दिन के 200-300 रुपए कमाता है, शाम को 100 रुपए का सामान घर पे लेके जाता है। अब उसमें सरसों का तेल भी हो गया जो 80 रुपए का था, जो 201 का हो गया महंगाई के जमाने में। अब दही पे, दूध पे जो 30 रुपए का दूध था वो 48 रुपए का दूध हो गया है। तो महंगाई बढ़ी है, टैक्स लगा दिया है। आम आदमी के जो रोटी के ऊपर जो है एक टैक्स मोदी सरकार ने ऐसा लगा दिया है कि वो रोटी भी खाने को अब सोच रहा है कि मैं खाऊं या इसको देखूं। अब आप बात कर रहे हैं 5G नीलामी की, तो आप जो 2G की बात हुई थी, 2G नीलामी कितने करोड़ में हुई थी, जिनको इन्होंने कहा था कि भाई उसमें फ्रॉड हुआ है, ये हुआ है, फिर इन्हीं की सरकार में और वो रहते हुए सभी लोग बाहर आए और सारे आरोप बेबुनियाद लिखे। उसके बराबरी में भी 5G की नीलामी नहीं गई है, जबकि 2G के टाइम जो देश में उपभोक्ता थे वो 10-15 करोड़ थे। अभी तो 100 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ता हैं। तो फिर ये क्या चक्कर है कि अपने मित्रों को लाभ देने के लिए 5G की नीलामी इतने कम में करी गई? क्यों BSNL को गुपचुप तरीके की संपत्तियों को गुपचुप तरीके से अडानी को दिया जा रहा है? हम नए व्यापार में खिलाफ नहीं है किसी के। आपने एक सवाल उठाया कि राजस्थान में सरकार अडानी को सोलर के लिए जगह दे रही है, तो हम व्यापारियों से या उससे नाराज नहीं है। हम हैं कि जो दोहरा नजर है, तो भाई आप कोई भी चीज है वो ओपन रखिए ना लोगों के लिए। आप उसको क्लोज क्यों करते हैं? यूपी के समय भी कुछ चीजें होती थी जो जाती थी, तो वहां पे लोगों का भी पार्टिसिपेशन होता था, सिर्फ 2 ही व्यक्तियों का नहीं होता था। एक मोनोपोली क्रिएट नहीं की जाती थी। अभी आप देखेंगे कि एक सोचे समझे ढंग से एक मोनोपोली इसके अंदर क्रिएट करी गई है, जहाँ पे दूसरों के लिए कोई स्थान ही नहीं दिया है। और जब दूसरों के लिए स्थान नहीं होगा, मोनोपोली आ जाएगी, तो हालात वैसे ही होंगे जैसे कि श्रीलंका में हुए हैं। उसके लिए ये बात निर्मला सीतारमण साफ कर चुकी है कि हमारे देश में मंदी का कोई सवाल ही नहीं उठता। क्या आप उनके जवाब से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है? आपको लग रहा है कि वाकई में श्रीलंका जैसी स्थिति हो जाएगी?
जी बिल्कुल होगी। जब अच्छा। आप संसाधन कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में दे देंगे, जीडीपी आपकी गिर रही है, महंगाई आपकी बढ़ रही है और बेरोजगारी आपकी बढ़ी हुई है, तो विद्रोह जो है वो विद्रोह में बदलते हुए टाइम नहीं लगेगा। हमने देखा कि श्रीलंका में भी विद्रोह हुआ, लोग सड़कों पे आ गए, जहाँ राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को देश छोड़ के भागना पड़ा। वही स्थिति, झोला उठाने की स्थिति अब देश में आने वाली है कि जिस तरह के अगर ये हालात नहीं बदले कि जो आम आदमी की जेब है उस पर डाका डालना अगर बीजेपी की सरकार ने बंद नहीं करा, तो देश के अंदर जो हालात हैं वो श्रीलंका के समांतर बनते जाएंगे। चलिए ठीक है, राजेश्वर जी का रुख कर लेते हैं सौरभ जी, और क्योंकि वो अर्थशास्त्री हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि उनकी बात पर तो आप कम से कम विश्वास करेंगे ही, जो भी वो आंकड़े बता रहे हैं या जिस भी हिसाब से वो अपनी बात रखेंगे। राजेश्वर जी, ये बात कह गए हैं सौरभ जी कि श्रीलंका बनते हुए ज्यादा देर लगेगी नहीं भारत को। अब सौरभ जी तो मुंगेरी एक्सट्रीम विपक्ष में है और वत्स जी जो एक्सट्रीम प्रो है, एक्सट्रीम में तो कोई भी काम होता है। देखिए हमारे देश की तो हमें डेट से हो रही है कि हमारे देश की हालत कभी भी श्रीलंका के जैसे नहीं हो सकती। हमारे अपने रिसोर्सेज बहुत है, अपनी मैन पावर बहुत है, अपना वर्किंग स्टाइल बहुत है, हम ज्योग्राफिकली बहुत कई जगह डिफरेंट होते हैं। हमारे जो स्किल्ड वर्कर से लेकर के किसी भी टाइप से करिए, तो यहाँ पे कोई एक आदमी यहाँ पे किसी के ऊपर सारी चीजें थोप नहीं सकता। अब श्रीलंका के अलग रीजन्स रहे, हम लोग उस डिटेल में न जाए तो वो कोई बहुत ज्यादा उसका फायदा नहीं। ना हम श्रीलंका हो सकते हैं, ना हम पाकिस्तान हो सकते हैं, ना बांग्लादेश हो सकते हैं। ये तो चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, उसके लेवल पे हम लोग कभी भी नहीं आ सकते। हम जहाँ तक इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, हमारी इकोनॉमी चाहे स्लो ग्रो हो रही होगी, वो हमेशा ग्रो होगी, क्योंकि हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक रिसोर्सेज है, बेसिक मैन पावर है, स्किल्ड मैन पावर है। हम मैन पावर के ओवर मैन पावर सप्लायर्स है। हम सिर्फ ये नहीं कि अनस्किल्ड मैन पावर सप्लायर्स है, हम वर्ल्ड वाइड सप्लाई करते हैं। हम श्रीलंका के जैसे या दूसरे के जैसे कोई फॉरेन फंड पे ही डिपेंड नहीं करते, हमारे अपने ओन जनरेशन में बहुत है। और ये तो सौरभ जी ने बड़े उससे कहा था कि हम पुराने जमाने का आप देखिए 80-90 साल से चल रहे हैं, तो ये अपने पर भी तो विश्वास रखें। जो 80-90 साल से कोई चीज संस्था चल रही है वो ऐसे नहीं डूब जाती है जैसे कह रहे हैं कि ढंग से डूब जाएगी। तो इन बातों का कि हम उनके मुकाबले या हम उतनी ज्यादा लॉस में आएंगे, नंबर एक उतने हम लॉस में, या वो स्थिति हमारे देश में न आज आने वाली है, न अगले, जहां तक मैं जानता हूँ अगले 20 से 25 साल तक की बात भी करूँ तब भी नहीं आने वाली है, और न उसके आने की कोई संभावना है। जो हम ये महंगाई कम होने की आसपास आपको संभावना नजर आ रही है राजेश्वर जी? क्योंकि अब तो आलोक जी ने भी माना है कि हाँ वाकई में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके रेट काफी ज्यादा हाई हैं और वो कम होने चाहिए। हमें होल हार्टली मानना चाहिए कि महंगाई है, हमें इसमें कोई वो नहीं मानना चाहिए कि नहीं कि महंगाई नहीं है या महंगाई अभी बढ़ी नहीं है। दूसरी जो आते जो तो अभी सौरभ जी को बता रहे थे कि इनकम टैक्स रिटर्न का जीएसटी से या किसी वन टाइम जीएसटी रिटर्न की बात करेंगे, उससे उसके जीएसटी की कलेक्शन बढ़ गई है, सब में होगा उसका इम्पैक्ट अगले महीने खत्म हो जाएगा अगर वो उसकी कलेक्शन बढ़ी होगी। तो मुझे नहीं लगता है कि वो कलेक्शंस का इससे कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट, क्योंकि आपकी अब प्रोडक्शन बढ़ जाए, बहुत सी चीजें आपकी स्ट्रीमलाइन होती जा रही है, उन कारणों से बढ़ रहा है। और जहां तक आप बात करें कि एक दो घराने, हम लोग पहले भी सुनते थे, हम जब छोटे होते थे तो हम सुनते थे कि टाटा बिरला, तो हम क्या कहें, सिर्फ टाटा बिरला को एक आदमी फेवर करता था, बाकी को फेवर नहीं करता था। तो ये जो बातें करने का हर बार कभी न कहीं नए ग्रुप आते हैं। वर्ल्ड वाइड में भी आप देखिएगा तो पता चलेगा कि अमेरिका में भी 2 ही 4 5 6 ग्रुप दिखलाई देंगे। ये तो एक फिनोमेना है और जो चलता रहता है, और इसीलिए कांग्रेस सरकार ने भी उनको, अडानी को दिया है कि उसे पता है कि कौन हु कैन परफॉर्म। ये परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, किसी इंडिविजुअल बेस्ड नहीं होता है। जो हमें एक माइंडसेट बना लिया है कि किसी दो पर्टिकुलर आदमी काम करते हैं, तो मेरे को लगता है माइंडसेट से हमें बाहर निकलना चाहिए। हमें प्रोज एंड कॉन्स और उसके नीति देखनी चाहिए, उसकी इकोनॉमिक्स देखनी चाहिए। ये जो आंकड़ा सर लगातार पेश किया जाता रहा है विपक्ष की तरफ से भी कि बहुत सारे लोग 2014 के बाद से गरीबी रेखा के नीचे जा चुके हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या है वाकई में असल आंकड़ा क्या कहता है कि कितने लोग ऐसे हैं जो वाकई में गरीबी रेखा से नीचे चले गए? प्रति व्यक्ति आय क्या कह रही है इस समय हमारे देश की? देखिए इसमें कोई शक तो है नहीं कि गरीबी रेखा से हम लोग काफी लोग नीचे गए, और उसके रीजन में कि जो कोविड आया उसके कारण से भी गए हैं, अर्निंग के रिसोर्सेज कम हुए उसके कारण से भी गए हैं। क्योंकि एक पैरामीटर है, वो पैरामीटर मान लीजिए पहले भी 100 रुपए था, आज भी 100 रुपए,
आज आप 100 रुपए से, जो कोविड के कारण से 100 रुपए से जब आपकी 80 रुपए कमाई हो गई, तो ऑटोमेटिकली कुछ लोग जो ऊपर वाले पैरामीटर से तो नीचे आए होंगे, इसमें कोई शक नहीं। हम एक आप जो सारे चैनल पे बात होती है बार बार बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी हम लोग कहाँ से बेरोजगारी को काउंट करते हैं? तो लगातार बेरोजगारी को काउंटिंग करते हैं। एक तो सरकारी नौकरियों के बारे में बात करते हैं कि वर्ल्ड वाइड सरकारी नौकरियां कहीं नहीं बढ़ पा रही हैं, और न बढ़ पाने की कोई इकोनॉमिक्स कहती है कि अब बढ़ पाएगी, कि आप जो सिस्टम हो गया, जो मैकेनाइज सिस्टम आ गया, जो नया टेक्नोलॉजिकल आ गया, तो आप ये माने कि नौकरियां बढ़ेंगी बहुत ज्यादा। इसमें मुझे हमेशा शक रहता है, मेरा अपना व्यक्तिगत रहा है कि नौकरियां, हाँ आपके रोजगार के एवेन्यूज नए खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे हैं, हमें उस पर ज्यादा दिमाग देखना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे रोजगार के एवेन्यूज खुलते चल रहे हैं, हमें कोई ना कोई रोजगार नया नया आ रहा है। अब आप कब चाइना का कंपेरिजन कर लिए, चाइना में रियल एस्टेट मार्केट इतनी बुरी हालत हो गई है, बैंकों की इतनी बुरी हालत हो गई है जो अब दिखाई दे रही है। हमारे यहाँ ये बैंकों वाली बात जो आप कह रहे हैं सर, आपने जो बताया चीन के बारे में, वाकई में चीन के 4000 बैंक, लगभग 4000 बैंक ऐसे हैं जो दिवालियापन के कगार पर हैं। सवाल यह है कि क्या इसी दिवालियापन से बचने के लिए सरकार हमारे यहाँ निजीकरण की ओर बढ़ रही है? लगातार निजीकरण का मसला भी उठाया जाता है, बैंकों का निजीकरण, क्या ये सारी चीजों से बचने के लिए सरकार ये कदम उठा रही है? नहीं, जो सरकार जो कदम उठा रही, सरकार का एक फंडामेंटली है। फंडामेंटल क्या कहता है कि जो सरकार आई है, सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है, वो फंडामेंटली है। उसी लाइन पे स्लोली ग्रेजुअली आगे बढ़ रहे हैं। हम उसको इस पे कहें कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, नॉन प्राइवेटाइजेशन उस पे नहीं, कि हम जो सरकार की प्रायोरिटी है, कि सरकार की प्रायोरिटी ये है कि हम गवर्नेंस के लिए आए हैं, न कि बिजनेस करने के लिए आए हैं। एक जमाने में हमें बिजनेस की ज्यादा जरूरत थी, कि सरकार को पैसे आसानी से मिल जाते थे, प्राइवेट सेक्टरों को पैसे नहीं मिल पाते थे, फंडिंग नहीं हो पाती थी जी। तो जो बड़े स्ट्रक्चर, चाहे बीएचईएल की बात कर ले, चाहे हाल की बात कर ले, जो चाहे बीएसएनएल की बात कर ले, वो बड़े स्ट्रक्चर इसलिए लगा पाए थे कि सरकार ही इतनी क्षमतावान थी जो ये सब काम कर सकती थी। अब जो सरकारें आ रही हैं, करें हम रेगुलेटरी अथॉरिटीज बढ़ाएं, जिससे कि जैसे यूएस में कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज क्या होती है, इमीडिएटली क्लैम्प डाउन करती हैं कि कोई गलत काम ना हो। तो जो गवर्नेंस का पार्ट होता है, हमारे अब तक रेगुलेटरी अथॉरिटी बहुत कमजोर होती थी। आप चाहे वो इरेडा हो, चाहे इंश्योरेंस कंपनी को जो रेगुलेटरी अथॉरिटी देखती है, वो क्लेम ही सेटल नहीं कर पाती। आज की डेट में आप कंप्लेन करो इरेडा में, इंश्योरेंस कंपनी फट से आपके लाइन पे आ जाती है। अब वो सिस्टम नहीं, तो आपको रेगुलेटरी अथॉरिटी गवर्नेंस बढ़ाने की जरूरत। तो हमें उस चैप्टर से बाहर निकलना चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम गवर्नेंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं प्रॉपर, और उसका बेनिफिट जो आम आदमी को पड़ रहा है कि नहीं। एक जो हम लगातार एक क्रिएट करते चल रहे हैं लोगों के दिमाग में कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इससे नुकसान हो रहा है जी। आप प्राइवेटाइजेशन से नुकसान को नहीं कर सकते। आप कहिए कि हाँ रेगुलेटरी अथॉरिटी काम नहीं कर रही, तब तो मैं मान सकता हूँ कि रेगुलेटरी अथॉरिटी काम नहीं कर रही, जिसको हमें ठीक करना चाहिए। गवर्नेंस नहीं काम करे, उसको जिसको हमें ठीक करना चाहिए। और एक जो लगातार कई सालों से आप 70-80 सब लोग ये मान के चलते हैं कि सरकारी नौकरी कर लो, फिर कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तो हमें एक वो भी चीज हमें तोड़नी पड़ेगी कि सरकारी नौकरी कर लो वाला सिस्टम नहीं हो सकता। यू हैव टू पार्टिसिपेट और यू हैव टू जनरेट रेवेन्यू। चलिए आलोक यू कैन नॉट बी कंज्यूमर ऑफ द रेवेन्यू ओनली। ठीक है आलोक वत्स जी, अभी सौरभ जी ने भी जानकारी दी, और वैसे तो कल ही ऐलान हो गया था कि 5 तारीख को कांग्रेस देशव्यापी प्रदर्शन करने वाली है महंगाई के खिलाफ। अब तो निर्मला सीतारमण ने भी जवाब दे दिया है सर, क्या उसके बाद भी आपको लग रहा है कि कांग्रेस का ये प्रदर्शन सफल रहेगा? और जो बातें कांग्रेस पहुंचाना चाहती है जनता तक आपकी नीतियों को लेकर, उसमें कांग्रेस सफल हो पाएगी? देशव्यापी प्रदर्शन है ये कांग्रेस का। देखिए पल्लवी जी, कांग्रेस कुछ भी कर ले, ये हफ्ते से उखड़ चुकी है जनता के बीच से। अच्छा। इन्होंने अभी जो नाटक किया कुछ दिनों पहले पार्लियामेंट से लेके और सड़कों पे, कि इन लोगों ने ईडी के पूछताछ के बुलावे पर हंगामा कर दिया। अरे राम रहीम जब पकड़े गए थे, लाखों लोग उग्र हो गए थे। क्या हुआ राम रहीम का हक कहाँ है? आसाराम बापू जब पकड़े गए थे तो हजारों लोग ने उन्माद फैलाया था।
पिछले वर्षों से कहाँ है आप आसाराम बापू? कांग्रेस पार्टी की तुलना कर रहे हैं क्या आसाराम बापू और राम रहीम से? मैं ये तुलना नहीं कर रहा हूँ। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लोग सड़कों पे उतर जाए तो किसी अपराधी का अपराध क्या माफ कर दिया जाएगा? देश में कानून बराबर है ना सबके लिए। अगर आप पाक साफ हैं तो आप ईडी को फेस कीजिए, अगर आपके ऊपर कुछ नहीं है तो आप बरी हो जाइएगा। लेकिन आप हाई कोर्ट गए, आप सुप्रीम कोर्ट गए बेल के लिए, दोनों जगह से आप तो रिजेक्ट हो गया और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे ये कार्रवाई चल रही है, उस पे आप एमपी एमएलए को लेके सड़कों पे उतर गए। ये लोकतंत्र के ऊपर करारा तमाचा मारा है कांग्रेस ने, जो पूरा देश ने देखा है। और इनके ये महंगाई के जो ये कर रहे हैं ना, सबसे अच्छी बात है कि पहली बार सड़कों पे उतर रहे हैं लोगों के कारणों से। लेकिन ये इतने अविश्वसनीय हो चुके हैं जनता के बीच में, ये सब टाइम फीस हो जाएगा। इस सब से कुछ नहीं बनने बिगड़ने वाला। इनको बरसों लगेंगे अपने उखड़े हुए जड़ों को वापिस जमाने में। हम कोई घोटाले में नहीं है। इनकी सोनिया गांधी जमानत पे, राहुल गांधी जमानत पे, पी चिदम्बरम जमानत पे, अशोक गहलोत जमाने पे, सचिन पायलट जमानत पे और पता नहीं कितने लोग जमानत पे हैं। 8 साल में ये एक पूर्णकालीन अध्यक्ष नहीं दे पाए और ये बात कर रहे हैं हमसे लड़ने की। क्यों आप भगवान है क्या? आप भगवान है क्या? ये कौन सी बात हुई कि ये बात कर रहे हैं हमसे लड़ने की? देखिए, यही बात आपने बहुत अच्छी कही है। हमारे ऊपर जनता का भरोसा है, जनता का विश्वास है। देखा था सर, वो कर्नाटक में भी दिखा, मध्य प्रदेश में भी दिखा, उसके बाद महाराष्ट्र में भी दिखा कि कितना जनता का विश्वास था और उसके बाद फिर कैसे आपने उस भरोसे को तोड़ा, कैसे सरकारें गिराई जाती हैं अब तो लोकतंत्र में और उसके बाद बना ली जाती हैं। देखिए, हम कोई सरकार नहीं गिराते हैं। मैंने आपके लिए कहा भी नहीं, मैंने बोला कि कैसे लोकतंत्र में गिराई जाती हैं सरकारें और फिर बनाई जाती है। मैंने बीजेपी का नाम नहीं लिया। क्या कांग्रेस ने सरकारें नहीं गिराई हैं? मैं आपको फिर रिपीट कर रही हूं सर, मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। मैंने कहा कि सबने देखा कि लोकतंत्र में कैसे सरकारें गिराई जाती हैं और बनाई जाती हैं। अब उसमें आप हैं, उसमें आम आदमी पार्टी है, उसमें कांग्रेस पार्टी है, या जितनी भी पार्टियां हैं सब शामिल हैं। पल्लवी जी, मैं एक राजनीतिक आदमी हूँ जी। आपके भावार्थ को समझने में मुझे कोई कठिनाई नहीं है जी। और आपका भावार्थ जिसमें आप ये कह गए कि ये हमसे चले हैं लड़ने, आप पूरी बात ही नहीं करने दे रही है मुझे। चलिए बताइए बताइए, मुझे टोक रही है। बताइए सर बताइए। हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे यहाँ जो हमारे वर्कर हैं उनकी वैल्यू है। मैं अगर पूछूंगा कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता से, जेपी नड्डा के पिताजी का नाम बता दे, नहीं बता पाएंगे। हमारे यहाँ कार्यकर्ता की पूजा होती है, कार्यकर्ता को आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। हम कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी हैं। हम जनता का भरोसा जनता के पास उनके मुद्दों को संघर्ष करते हैं, जनता को रिलीफ देते हैं। हमने जनता को, भारत को शौचालय मुक्त कर दिया, हमने जनता को घर बना के दिया, हमने मुफ्त राशन दिया, हमने जनता को इलाज के लिए 5-5 लाख का बीमा करवाया। और लोगों ने क्या किया? सिर्फ लूटा। 482 अरब डॉलर का लूट कांग्रेस ने अपने 60 वर्षों में किया। हमारे ऊपर लूट के ऊपर कोई उंगली नहीं उठ सकती है। कोई लूट नहीं किया हमने, ना हम कभी लूटते हैं किसी को। ठीक है सौरभ जी। 500 करोड़ का विमान था, वो 1600 करोड़ में खरीदा है, उस पर डाका डाला है। देश के जो एयरपोर्ट थे, देश के टैक्स पेयर के पैसों से बने थे, वो एक आदमी को बेच के इन्होंने डाका डाला है। जो बैंक थे, जिनमें लाखों लोग, जिनको बैंक की दहलीज करने तक का हक नहीं था, राष्ट्रीयकरण से आज वो वहाँ मैनेजर बन गए थे और उनको नौकरियों से निकाल दिया निजीकरण की बेच चढ़ाकर। ये लूट नहीं, ये तो डाकू हैं, ये डाका डालते हैं। लूटने वाला तो फिर भी कोई छोटा मोटा आदमी होता है। इनके जो गृह मंत्री हैं, देश के जो गृह मंत्री हैं, वो क्या हैं वो सब जान रहे हैं।
आप बात कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के सम्मान की। संजय जोशी जी को कौन सा सम्मान दिया है? आपको पता होगा संजय जोशी जी कौन है या बताऊं मैं? मोदी जी ने धमकी दे दी थी उनके लिए कि अगर इनको नहीं निकाला बीजेपी से तो मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बहिष्कार करूंगा, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। जिस व्यक्ति ने पूरे देश में बीजेपी को खड़ा करा था, गुजरात में खड़ा करा था, उस संजय जोशी जी को इन्होंने धमकी देके हटाया। ये कार्यकर्ताओं का सम्मान है। अभी हम देख रहे थे कि आडवाणी जी का क्या हाल है, मुरली मनोहर जोशी जी का क्या हाल है, राजनाथ जी बयान दे रहे हैं, इनके पार्टी के नितिन गडकरी जी बयान दे रहे हैं। ये पार्टी का सम्मान, कार्यकर्ताओं का सम्मान कहाँ से करेंगे? मेरी पार्टी की चिंता मत कीजिए, हम विश्व के सबसे नहीं बड़ी नहीं पार्टी बिल्कुल हैं। करेंगे। आपके यहाँ से बराबर लोग आनंदी बहन पटेल के पति ने क्या स्टेटमेंट दिया था, ये वो भूल गए? अब आप सर थोड़ा पर्सनल हो रहे हैं सौरभ जी। आनंदीबेन पटेल के पति और ये सब आप सीधे सीधे बात कर सकते हैं, इतना घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है। फिर वो ले जाएंगे आपको नेपाल, नेपाल के पब की तस्वीरों पर आ जाएंगे, वो तो फायदा नहीं है ना इन सब बातों का सर। जब हमारे नेताओं की बात करेंगे, जब ये हमारे नेताओं के बारे में बोलेंगे तो हम फिर इनके चीजें जब लेके आएंगे सामने। हाँ तो आप नेताओं पर रहिए ना, नेताओं के परिवारों पर जाने की कहाँ जरूरत है, आप रहिए नेताओं पर। उन्होंने परिवारों ने ही स्टेटमेंट दिया है, मैंने कोई मेरे मन से थोड़ी कहा है। ये चीजें तो मीडिया के सामने है। जो हर एक चीज जो मैं बोला हूँ वो कोई भी मेरी मनगढ़ंत कहानी नहीं है भाजपा की तरह, वो मीडिया के सामने है। जब संभालिए ना जहाँ से रोज भाग रहा है आदमी। आप जो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र का महत्व ही इनको नहीं पता। जिन्होंने झंडे को 52 साल तक नहीं अपनाया, वो झंडे पे क्या भाषण देंगे? इनके लिए तो वो झंडा कभी रहा ही नहीं, राष्ट्रभक्ति रही नहीं। इनके लिए निजीकरण सिर्फ ये है, निजीकरण इनके लिए देश छोड़ो आंदोलन है। जिस देश छोड़ो आंदोलन का इन्होंने पूरे भारत में विरोध किया, उसमें अब ये नीरव मोदी के, मेहुल चोकसी के, विजय माल्या के सपोर्ट में है। अब ये चाहते हैं कि अभी आप देखेंगे देश के अंदर 4 लाख परिवारों ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी। ये कितनी बड़ी बात है। इससे पिछले साल 10 लाख लोगों ने नागरिकता छोड़ी थी। नागरिकता छोड़ने वाले जो लोग हैं वो सक्षम लोग हैं, वो देश की अर्थव्यवस्था के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा निभाते हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारी कंपनियां, हार्ले डेविडसन हो गई, रेनॉल्ट हो गई, आपकी शेवरलेट हो गई, कितनी कंपनियां हैं जो देश छोड़ के चली गई, डैटसन चली गई। क्यों चली गई? कि उनको देश के अंदर पता है कि इतनी असुरक्षा है, इतना भेदभाव है, इतना शोर शराबा है कि जहां पर व्यापार नहीं कर सकते। मेक इन इंडिया के अंदर 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं आया। क्यों नहीं आया? स्टार्टअप इंडिया के अंदर एक स्टार्टअप नहीं चला। अब ये बात कर रहे हैं कि चाइना के बैंक डूब रहे हैं, जैसा कि राजेश्वर जी ने बताया, तो उसी चाइना के सॉफ्ट बैंक का पैसा जोमेटो में, पेटीएम में और उनमें लगा है, जिसका प्रधानमंत्री जी प्रचार करते हैं। अब जोमेटो जो है वो खुद करोड़ों के लॉस में है, पेटीएम लॉस में है, उनके जो बैंक है जिनका पैसा लगा हुआ है वो लॉस में। आम जनता का पैसे के लिए इन्होंने आईपीओ अलाउ किया, जहाँ पे इसलिए कि आम जनता का पैसा डूब जाए और इनके दोस्त वहां से निकल जाएं। क्यों अलाउ किया गया? जो आप भी अगर कोई, मैं तो कहता हूँ कि कोई जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं होगा वो भी आदमी जानता होगा कि जो घाटा, व्यापार में घाटा हो रहा है, उस व्यापार में मैं क्यों निवेश करूंगा, तो मेरा भी घाटा ही होगा। उसको इन्होंने कैसे अलाउ कर दिया? ये पूरी मिलीभगत जो है वो आम आदमी को बिल्कुल जमीनी स्तर पर लाकर पटकने की है, आम आदमी के मुंह से निवाला छीनने की है। अभी जैसे इन्होंने कहा कि हम की महंगाई थी तो अब लोगों को कम खाना पड़ेगा, कोरोना था तो घरों में रहना पड़ा। तो अब मैंने ये नहीं कहा कि लोगों को कम खाने वाली तो खैर कोई बात कही नहीं है उन्होंने। तो इनका कहने का भाव, उन्होंने कहा कि महंगाई है, कुछ परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ेंगी, ये बात उन्होंने कही। तो मुसीबतें झेलने का मतलब यही है का ध्यान देना पड़ेगा। ये नहीं है तो एक जो परिधान मंत्री जी हैं जो 5 बार परिधान बदल रहे हैं, आम आदमी को कह देंगे कि तुम तो एक ही कपड़ा पहनो 1 महीने तक। क्यों? जब सबके लिए समस्याएं वैसी है, सबके लिए चीजें वैसी है। आप बेतुकी बातें कर रहे हैं, आपकी बातों का कोई सार नहीं है। यही आप व्यवहारिक बात कीजिए। आप कहाँ हैं हिंदुस्तान के पटल पे राजनीतिक? जब आप बात करेंगे पार्टी के तौर पर, आप कहाँ हैं? आपने आप तो आम आदमी पार्टी से भी नीचे जा रहे हैं। लोगों को आपने वैक्सीन कब दी लोगों को?
लोगों की तो इम्यूनिटी, देश के लोगों की वैसी इम्यूनिटी हाई थी, वो वैसे ही वहां तक थे। अब उसके बाद आपने वैक्सीन का वो आंकड़ा बताया, अभी गंगा का आपने बताया कि 52 करोड़ मछलियां छोड़ दी, अब किसने उसकी ऑडिट करी, क्या करी? 32 साल में आप पोलियो का निराकरण नहीं कर पाए और हमसे आप 2 साल में निराकरण ढूंढ रहे हैं। 32 साल में कहाँ पहुंचा है देश, तो सबको पता है। हर गांव में बिजली पहुंची, ठीक है, और उसके बाद एक खंभा लगा के आप बोलेंगे कि हमने वो क्यों जनता ने आपको चलता कर दिया? देश कहाँ था और कहाँ से किस चलता तो कर फिर दिया? ठीक है, एक एक करके बात कर लेते हैं। सौरभ जी, अभी 5 तारीख को आपका देशव्यापी प्रदर्शन, उसके अलावा आप लोगों की यात्रा भी शुरू होने वाली है, भारत जोड़ो यात्रा। ये तमाम बातें लेकर जाएंगे और आपको लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद वाकई में जो कांग्रेस पार्टी अपना संगठन एक तरीके से खो चुकी है उसे फिर से खड़ा कर लेंगे आप? उसमें भी कुछ नेता भाग के बीजेपी में आ जाए। ठीक है, आखिरी कमेंट ले लेते हैं जल्दी से सौरभ जी का। संगठन के अंदर जो दूरियां आ गई थी और जनता से हम काफी समय से मतलब इस्तकबाल नहीं कर पा रहे थे, डोर टू डोर नहीं जा पा रहे थे, इस कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा के अंदर हर विधानसभा लेवल पे हम ये यात्रा निकालेंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राहुल गांधी जी भी इसके अंदर होंगे, वो यात्रा का नेतृत्व करेंगे और हम जनता के पास जाएंगे, उनकी जो समस्याएं हैं, देश की जो समस्याएं हैं और देश के जो हालात हैं उनसे उनको रूबरू कराएंगे और उन्हें बताएंगे कि क्यों कांग्रेस जो है वो देश की तरक्की के लिए, सद्भावना के लिए। चलिए सर, उम्मीद करते हैं कि जो सरकार की वाकई में जन विरोधी नीतियां हैं वो पहुंचाने में आप लोगों तक सफल हो पाएं, क्योंकि विपक्ष का मजबूत होना भी उतना ही जरूरी है जितना सत्ता पक्ष का होना जरूरी है। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त हमें दिया और इसी के साथ मुद्दा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।